नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही कई फैसले लिए हैं, वहीं अब भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगा है। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एम जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान को दिए जा रहे फंड और लोन पर दबाव विचार करने को कहेगा। साथ ही भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF से भी पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में डालने की अपील करेगा। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रुक जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान ने पिछले साल IMF से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज हासिल किया था। इसके अलावा मार्च में उसे $1.3 बिलियन का क्लाइमेट एडवेंशन लोन भी मिला था। IMF का कार्यकारी बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में इन फंड्स की समीक्षा होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर स्पष्ट नीति कमी को लेकर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा, पहलगाम हमले के कई दिन बाद भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। CWC की बैठक में पारित प्रस्तावों में कहा गया है कि पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही, उत्तर और न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। पार्टी ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में अपने परिजनों को खोने वाले 26 परिवारों के साथ एकजुटता और संवेदना के साथ खड़ी है। इन परिवारों का दर्द पूरे राष्ट्र का दर्द है। कांग्रेस कार्य समिति केवल शब्दों में नहीं बल्कि स्थायी एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ी है। गोवा के सिरगांव में आयोजित श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत गोवा मेडिकल कॉलेज GMC और मापुसा स्थित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा तब हुआ जब बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पारंपरिक यात्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बनी और भगदड़ में घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि अन्य की हालत खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्थिति का जायजा लेने के लिए नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और बिचोलिम अस्पताल का दौरा किया। CM ने घायलों से मुलाकात कर उनके इलाज की जानकारी ली और अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लहराई देवी एक पूजनीय हिंदू देवी है, जिनकी मुख्य रूप से गोवा में, विशेषकर दक्षिण गोवा के शिरोडा गांव में पूजा की जाती है। लहराई देवी को समर्पित मंदिर स्थानीय लोगों और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता अपने चुनावी प्लान्स को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। वहीं AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर है। ओवैसी का दौरा सीमांचल से शुरू हो रहा है और मिथिलांचल होते हुए गोपालगंज में मीटिंग करेंगे। ओवैसी शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर किशनगंज पहुंचे। ओवैसी शनिवार को बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMI के कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 उसे जीत भी हासिल हुई थी। 2020 में सबको चौंकाने के बाद ओवैसी अब एक बार फिर बिहार में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है। राज्य के सीमांचल का इलाका, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, उन्हें मुस्लिम बहुल माना जाता है। किशनगंज में तकरीबन 67% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने बड़ी प्लानिंग के साथ इसी इलाके में बीते विधानसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवार उतारे थे और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे डाला था। बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जो चुनौती तेजस्वी और महागठबंधन के सामने पेश की थी, उसे वह और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार की सियासत में तेजस्वी की पार्टी भले ही बीते विधानसभा चुनाव में डार्क हॉर्स रही हो, लेकिन महागठबंधन भी ओवैसी पर नजर टिकाए बैठा है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के लिए गोला बारूद बनाने वाली रक्षा मंत्रालय की मुख्य कंपनी
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL ने अपनी सभी इकाइयों के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। यह फैसला 2 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन संबंधी तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संयंत्र के रूप में उप महाबंधक द्वारा जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL के अध्यक्ष एक प्रबंध निदेशक के निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी कर्मचारी को बिना चुके ड्यूटी पर आना चाहिए और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्बाध उपस्थिति एवं योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और परिचालन संबंधी तत्कालिकता के मद्देनजर जारी किया गया है ताकि संयंत्र की कार्यक्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही किसी भी कर्मचारी को छुट्टी दी जाएगी। महाराष्ट्र में मुंबई की डिंडोसी सेशन कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ 3 साल तक बलात्कार करने का दोषी ठहराया और सजा सुनाई। मालूम हुआ कि बच्ची के साथ यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि उसने 14 फरवरी 2020 को चाइल्डलाइन पर कॉल नहीं किया जब वह 15 साल की थी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को हमले की सूचना न देने के मामले में उसकी मौसी को बरी कर दिया है। हेल्पलाइन पर पीड़िता ने बताया कि उसका अपना पिता 2017 से उसके साथ बलात्कार कर रहा था जब वह 13 साल की थी। आरोपी कर्मचारी बिल्डिंग में स्वीपर के तौर पर काम करता था और शराब पीता था। बच्ची की मां की मृत्यु तब हो गई थी जब वह 5 साल की थी। बच्ची ने बताया कि साल 2017 में एक बार उसका पिता शराब पीकर घर आया और उसके बगल में सो गया और उसका यौन शोषण किया। विरोध करने पर उसने उसे गालियां दी, उसे पीटा और उसे धमकाते हुए कहा, अगर तू ज्यादा बोलेगी तो काट डालूंगा। डरी हुई लड़की ने फोन पर अपनी मौसी को घटना के बारे में बताया, लेकिन मौसी ने कुछ नहीं किया तो उसने हिम्मत जुटाई और हेल्पलाइन पर फोन किया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को उसके भाई बहनों के साथ निगरानी गृह भेज दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता की अन्य 2 बहनें भी घटना की गवाह है, लेकिन वे इतनी छोटी थी कि जांच अधिकारी ने उनके बयान दर्ज ही नहीं किए। यह मानते हुए कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पीड़िता आरोपी की असली बेटी है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा देना कठोर सजा होगी क्योंकि आरोपी व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और जेल अधिकारियों ने उसके आचरण के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। न्यायाधीश ने 40 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।